लेट्स माइक आज का अखबार। आज का अखबार में आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के युद्ध विराम में पैदा हुए नए विवाद की, जहां एक ही समझौते की अलग अलग व्याख्या ने हालात को और उलझा दिया है। साथ ही समझेंगे एआई के दौर में मेहनत और योग्यता पर उठते सवाल, और हंगरी के चुनाव के बहाने दुनिया की राजनीति किस दिशा में जा रही है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख, लेबनान को युद्ध विराम में शामिल करने को लेकर क्या विवाद है। इसमें पश्चिम एशिया में चल रहे ताज़ा युद्ध विराम की कोशिशों के बीच पैदा हुए एक बड़े भ्रम और टकराव को समझाने की कोशिश की गई है। लेख बताता है कि अमेरिका और ईरान के बीच घोषित 2 हफ्ते की युद्ध विराम में असली विवाद इस बात पर खड़ा हो गया है, क्या इसमें लेबनान भी शामिल था या नहीं। लेख के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जब इस युद्ध विराम की घोषणा की, तो उन्होंने साफ कहा कि यह समझौता लेबनान सहित हर जगह लागू होगा। यानी उनकी तरफ से संदेश गया कि पूरे क्षेत्र में लड़ाई थम जाएगी। लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिका और इजराइल की तरफ से बिल्कुल उलट बयान आने लगे। कहा गया कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा है ही नहीं। यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। बीबीसी का लेख ये समझाता है कि ये सिर्फ बयानबाजी का फर्क नहीं है, बल्कि जमीन पर इसका बड़ा असर दिखा, क्योंकि इजराइल ने उसी दौरान लेबनान पर भारी बमबारी जारी रखी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इससे ईरान भड़क गया और उसने साफ कहा कि अगर लेबनान में हमले जारी रहते हैं तो युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं है। यानी ईरान इस समझौते को व्यापक क्षेत्रीय शांति के तौर पर देख रहा था, जबकि अमेरिका इसे सिर्फ ईरान तक सीमित मान रहा है। लेख आगे बताता है कि अमेरिका इस पूरे मामले को गलतफहमी कहकर टाल रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि अमेरिका ने कभी लेबनान को युद्ध विराम में शामिल करने का वादा नहीं किया। वहीं पाकिस्तान और ईरान दोनों का दावा है कि शुरुआती बातचीत और प्रस्तावों में लेबनान शामिल था। यही वजह है कि अब भरोसे का संकट खड़ा हो गया है। कौन सच बोल रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीबीसी का विश्लेषण ये भी दिखाता है कि इस पूरे विवाद के पीछे बड़ी राजनीति काम कर रही है। इजराइल लेबनान में अपने सैन्य अभियान को रोकना नहीं चाहता, जबकि अमेरिका एक सीमित समझौते के जरिए हालात को नियंत्रित रखना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि पूरे क्षेत्र में एक साथ शांति हो, वरना वो खुद को बंधा हुआ नहीं मानता। आखिर में लेख ये संकेत देता है, ये विवाद सिर्फ एक तकनीकी या कूटनीतिक गलती नहीं है, बल्कि इससे पूरे युद्ध विराम की विश्वसनीयता पर दांव पर लग गई है। अगर एक ही समझौते की अलग अलग व्याख्या होगी तो जमीन पर शांति टिक पाना मुश्किल है। यानी ये लेख दरअसल ये बताना चाहता है कि मध्य पूर्व में शांति की कोशिशें कितनी नाजुक हैं, जहां एक शब्द या एक बयान भी पूरे समझौते को हिला सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख, एआई और डीआई में क्या समानता है। इसमें लेखक एक दिलचस्प लेकिन चिंताजनक तुलना करता है। लेख कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल ने अब ये शक पैदा कर दिया है कि किसी छात्र या व्यक्ति की उपलब्धि वास्तव में उसकी अपनी मेहनत है या मशीन की मदद का नतीजा। यही स्थिति लेखक के मुताबिक पहले ही डीईआई नीतियों के साथ देखने को मिलती रही है। मतलब डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, जहां कई बार लोगों की योग्यता पर इसलिए शक किया जाता है क्योंकि उन्हें विशेष अवसर दिए गए। लेख समझाता है कि एआई के आने से ओरिजिनल और खुद का काम क्या है, ये तय करना मुश्किल होता जा रहा है। एक शिक्षक के लिए पहचानना कठिन हो गया है कि कोई अच्छा निबंध छात्र की अपनी सोच है या एआई की मदद से बना है। इससे एक व्यापक संदेह का माहौल बनता है, जहां हर अच्छी उपलब्धि पर सवाल उठ सकता है। इसी तरह लेखक डीईआई नीतियों की बात करते हुए कहता है कि इनका उद्देश्य ऐतिहासिक असमानताओं को कम करना है, लेकिन इसके साथ एक साइड इफेक्ट भी आता है। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता से ज्यादा उसकी पहचान के आधार पर मौका मिला है। उदाहरण के तौर पर
केतानजी ब्राउन जैक्सन का जिक्र करते हुए कहा गया, वो पूरी तरह योग्य हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की बहस पैदा होती रहती है। लेख का मुख्य तर्क ये है कि अब एआई उस शक की नज़र को और व्यापक बना देगा। पहले ये संदेह कुछ खास समूहों तक सीमित था, लेकिन अब हर व्यक्ति की उपलब्धि पर सवाल उठ सकता है। इससे समाज में प्रतिभा और मेहनत की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा और लोगों की उपलब्धियों का असर भी कम महसूस होगा। अंत में लेखक कहता है कि एआई कई फायदे लेकर आया है, लेकिन इसके साथ एक नई समस्या भी खड़ी हो गई है। हम अब किसी भी काम को पूरी तरह भरोसे के साथ किसी का अपना नहीं मान पाएंगे। ये एक ऐसा बदलाव है जो धीरे धीरे हमारे देखने और आंकने के तरीकों को बदल देगा। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय हंगरी का चुनाव वैश्विक दक्षिणपंथ के लिए एक निर्णायक मुकाबला। इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि हंगरी जैसा छोटा देश भी इस समय वैश्विक राजनीति के बड़े मोड़ पर खड़ा है। लेख कहता है कि प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के लिए ये चुनाव सिर्फ सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि दुनिया भर में उभर रही कट्टर दक्षिणपंथी राजनीति के लिए एक टेस्ट जैसा है। संपादकीय के मुताबिक पिछले 16 साल में ऑर्बन ने लोकतंत्र के कई संतुलन कमजोर किए, संस्थाओं पर पकड़ बनाई, मीडिया और सिस्टम को अपने करीबियों के हाथों में केंद्रित किया। अब पहली बार उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है, जहां उनके प्रतिद्वंदी पीटर मैग्यार भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक गिरावट को मुद्दा बना रहे हैं। यानी हंगरी के अंदर ये चुनाव आम लोगों के लिए लोकतंत्र वापस पाने की उम्मीद जैसा बन गया है। लेख ये भी दिखाता है ये चुनाव सिर्फ हंगरी तक सीमित नहीं है। ऑर्बन को वैश्विक दक्षिणपंथी नेताओं जैसे डोनाल्ड ट्रंप, मैरिन ले पेन और मैटो शिलनमी का खुला समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी चुनाव से ठीक पहले हंगरी पहुंचते हैं। इससे ये साफ होता है कि दक्षिणपंथी राजनीति इस चुनाव को अपनी ताकत दिखाने के मौके की तरह देख रही है। द गार्जियन का संपादकीय ये भी कहता है कि अगर ऑर्बन जीतते हैं तो ये यूरोप के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो लंबे समय से यूरोपीय संघ के भीतर रहते हुए भी उसकी नीतियों को कमजोर करते रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीब माने जाते हैं। यानी ये चुनाव यूरोप, अमेरिका और रूस के बीच चल रही बड़ी जियोपॉलिटिकल खींचतान से भी जुड़ जाता है। लेकिन अगर ऑर्बन हारते हैं तो ये सिर्फ हंगरी के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी राजनीति के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेख का साफ संकेत है कि ये चुनाव एक बेलवेदर यानी आने वाले समय की दिशा बताने वाला संकेत बन सकता है, खासकर अमेरिका में होने वाले चुनावों के संदर्भ में। कुल मिलाकर ये संपादकीय कहना चाहता है कि हंगरी का ये चुनाव सिर्फ एक देश का लोकतांत्रिक फैसला नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों और कट्टर राष्ट्रवादी राजनीति के बीच चल रही लड़ाई किस दिशा में जा रही है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.